चंडीगढ़ के अंदर बसती है एक और दुनिया जो बनी है कबाड़ और पत्थरों से। पता नहीं कब ये कलाकृतियां जाग उठें और बोल पड़े, क्योंकि इनमें कोई जान डालकर गया है। और उस शख्स का नाम है नेक चंद सैनी, जो आज हमारे बीच होते तो 100 साल के हो चुके होते। बहुत आसान है जमीन पर घर बना लेना, लेकिन दिल में जगह बनाने के लिए जिंदगी गुजर जाती है। नेकचंद ऐसे ही शख्स रहे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 18 साल एक ऐसा संसार बनाने में दे दिए जिसने सबके दिलों में घर कर लिया। नेकचंद ने ये सब शुरू किया था बेहद गुपचुप तरीके से, बिना किसी को कुछ बताए। मशहूर पंजाबी कवि शिव कुमार बटालवी के शब्दों में तो चंडीगढ़ को पत्थरों का शहर कहा जाता है, लेकिन नेकचंद ने पत्थरों को ऐसे तराशा कि वे बातें करते नजर आए। पद्मश्री नेकचंद सैनी ने न केवल पत्थरों को तराश कर उन्हें जीवंत किया, बल्कि अपनी कलाकारी से ये भी साबित कर दिया कि वे बटालवी के इस जुमले से इत्तेफाक नहीं रखते। रॉक गार्डन में सजी इन अनोखी कलाकृतियों को देखकर लगता है कि इनमें आज भी नेकचंद का दिल धड़क रहा है। यहाँ मौजूद हर एक पत्थर में आज भी मानो नेक दिल सांस लेता है। लोग हमेशा नहीं रहते, उनकी यादें रह जाती है। कबाड़ से करिश्मा करने वाले नेकचंद ने चूड़ियों को चुन चुनकर ऐसी कलाकृतियां बनाई जिनसे चंडीगढ़ को अलग पहचान मिली। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और प्रयास आज भी जिंदा हैं। जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं उसकी सरहद शुरू होती है यहाँ से। तो आइए आपको ले चलते हैं नेकचंद के बनाए सपनों के इस संसार के अंदर। पीडब्ल्यूडी विभाग में बतौर रोड इंस्पेक्टर रहते 1957 में उन्होंने इस मूर्तिकला उद्यान पर काम करना शुरू किया था। 15 दिसंबर 1924 को पंजाब के शंकरगढ़ नामक कस्बे में जन्मे नेकचंद 1947 में देश के बंटवारे के बाद पंजाब के गुरदासपुर आ गए। 1951 में उन्हें राज्य सरकार में रोड इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। इस बीच वे हरियाणा के करनाल गए, पानीपत में रहे और फरीदाबाद में भी काम किया। कुछ समय बाद उनका तबादला चंडीगढ़ हो गया। इसे नियति ही कहेंगे कि ना नेकचंद चंडीगढ़ आते और ना ही रॉक गार्डन बनता। 1950 से 60 के दशक में चंडीगढ़ में उन्हें सबसे पहले सुखना रोड का जिम्मा मिला। प्रेस बिल्डिंग वाली सेक्टर 17 और 18 की डिवाइडिंग रोड बनी और फिर हाईकोर्ट बनाने वाली सड़क, और फिर यहीं से शुरू हुआ उनके सपनों की दुनिया का सफर। 1956 में शहर से दूर जंगल में कबाड़ इकट्ठा कर नेकचंद ने अकेले ही इस गार्डन का निर्माण शुरू किया था। उस समय इस खूबसूरत शहर का डिजाइन फ्रांस के वास्तुकार ली कार्बुजिए तैयार कर रहे थे। जैसे जैसे शहर बसता गया, नेकचंद का जुनून बढ़ता गया। वे हर दिन साइकिल पर पत्थरों की तलाश में निकलते। शिवालिक की पहाड़ियों में सकेतड़ी, नेपली और कसौली से अलग अलग साइज के पत्थर चुनकर लाते। फिर इन पत्थरों को अलग अलग रूप देते। किसी को सूंड बना देते, किसी को हाथी बना देते, तो किसी को किसी और जानवर का रूप दे देते, लेकिन उन सबको उनके मूल रूप में ही रखा जाता था। नेकचंद ने सबसे पहले एक झोपड़ी बनाई जो आज भी रॉक गार्डन के पत्थरों के बीच गुफानुमा आकार में नजर आती है। आज जहां रॉक गार्डन है वो कभी फॉरेस्ट विभाग की जमीन थी और उसके पास ही होता था पीडब्ल्यूडी स्टोर, जहां पर नेकचंद काम किया करते थे। इसी स्टोर में वे अपने जुनून को अमली जामा पहनाते। उनका निजी जीवन भी कम संघर्ष भरा नहीं था। जिस वक्त नेकचंद कचरे से करिश्मे को अंजाम देने में जुटे थे, उनका 2.5 साल का बेटा बीमार पड़ गया, जिसने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। नेकचंद के इस कारनामे की अधिकारियों को 1975 में भनक लगी। तब तक नेकचंद इस गार्डन का एक पूरा चरण करीब 12 एकड़ का हिस्सा तैयार कर चुके थे। नियमों के खिलाफ मानते हुए इसे गिराने की तैयारी की जाने लगी तो लोग नेकचंद के समर्थन में आ गए। उस समय चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर एमएस रंधावा और टीएन चतुर्वेदी ने उनके इस कारनामे को सहेजने का काम किया। रंधावा ने ही इसे रॉक गार्डन का नाम दिया। 1976 में इसका उद्घाटन हुआ। नेकचंद ने रॉक गार्डन के बाकी चरणों को इसके बाद ही पूरा किया। महान रचनाकार थे नेकचंद, उनका कोई सानी नहीं था, तभी तो उन्होंने इस विशाल मूर्तिकला उद्यान में विशाल किलों और देवी देवताओं के अलावा जानवरों और बंदरों की अनोखी काल्पनिक लोक दुनिया तैयार कर ली। इसके हर एक हिस्से की अलग कहानी है। इसमें एक तरफ प्राकृतिक सुंदरता बिखेरते झरने हैं तो दूसरी ओर झिलमिलाते पुल इसकी शोभा को 4 चांद लगाते हैं।
छोटे आकार के दरवाजे दर्शाते हैं कि आप देवलोक में हैं। यहाँ आपको देवताओं के दरबार में झुककर चलना है, ठीक किसी मंदिर के द्वार की तरह। यह है नेकचंद के सपनों का देवलोक, जिसे किंगडम ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस कहा जाता है। इसके दरवाजे बहुत छोटे बनाए गए हैं, ठीक किसी मंदिर की तरह। इसमें हर एक शख्स झुककर जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ झुककर निकलते हैं। इन छोटे दरवाजों पर साफ साफ लिखा है कि अपने सिर का बचाव करते हुए चलें, माइंड योर हेड। झील के मुहाने पर सैकड़ों साल पुराने पीपल के पेड़ का गवाह सुखना जाने वाला हर एक शख्स बनता है। जैसे जैसे शहर बसा, कई पेड़ आरियों की भेंट चढ़ गए। कुदरत से रचनाकार का इतना गहरा नाता था कि पीपल के इस पेड़ को बचाने के लिए नेकचंद ने बड़ी जद्दोजहद की और उन्होंने ही एक तरकीब निकालकर इस धरोहर को सहेज लिया। ये पीपल आज भी अपनी जड़ों में विरासत समेटे खड़ा है। सुखना लेक पर बोटिंग शुरू करने का श्रेय भी नेकचंद को जाता है। इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। झील के पार एक महात्मा उन दिनों साधना में लीन रहते थे। उन्हें झील के इस पार आने में खासी परेशानी होती, इसके लिए लंबा सफर तय करके आते। उनकी परेशानी कम करने के लिए नेकचंद ने खाली ड्रमों पर कीकर के लट्ठे बांधकर नाव बनाकर सुखना में उतार दी। पद्मश्री नेकचंद का ये साम्राज्य 40 एकड़ में फैला है। यहाँ वाटरफॉल, पूल और घुमावदार रास्ते समेत 14 लुभावने चैम्बर हैं। रॉक गार्डन के अंदर बने झरनों में सबसे बढ़िया और सबसे अच्छे आकर्षण का केंद्र है ये झरना। यहाँ पर्यटक आते हैं, ठहर जाते हैं, जहाँ अपना फोटोशूट जरूर करवाना चाहते हैं और यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद करके लेके जाना चाहते हैं। इस वक्त यहाँ जुटी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है। 1997 में इसकी देखरेख के लिए नेकचंद फाउंडेशन का गठन किया गया। स्थापत्य शैली में निर्मित इस गार्डन की देखरेख अब यही फाउंडेशन कर रहा है। रॉक गार्डन के निर्माण के लिए नेकचंद को 1984 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेकचंद के पुत्र अनुज सैनी बताते हैं कि उन्हें अगर कैंसर ना हुआ होता तो वे शायद आज भी हमारे साथ होते। अनुज कहते हैं कि नेकचंद जो धरोहर तैयार करके गए हैं, उसे बचाने के लिए और प्रयास किए जाने की जरूरत है। रॉक गार्डन को अगर कलाकृति के नजरिए से देखेंगे तो ये एक महलनुमा आकार में दिखता है, किसी भव्य पुराने किले के होने का एहसास कराता है। अब सवाल ये है कि आखिर इसे किले की शक्ल क्यों दी गई। अनुज सैनी बताते हैं कि इस गार्डन को बसाने के पीछे का कॉन्सेप्ट राज दरबार था। नेकचंद ने अपनी कल्पनाओं को 3 चरणों में यहाँ उतारा है। गार्डन के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आता है फेज 1, जो राज दरबार है। राज दरबार में मौजूद आम जनता और दरबारियों के अलावा हाथी, घोड़े और अन्य जीव जंतु भी है। उनके रंग बिरंगे पहनावे और आकार उनके बीच स्त्री पुरुष और उनके छोटे बड़े या असमान होने को दर्शाता है। नेकचंद की कल्पना में सजे इस दरबार में बैठकर राजा जो कठपुतली शो देखता था, उसी को दर्शाने की कोशिश में बना है डॉल म्यूजियम। ये है राज दरबार, जहाँ हर शाम राजा के मनोरंजन के लिए नर्तकियां नाचती हैं, कलाकार मूर्तियां बनाते हैं और इस तरफ दर्शक बैठकर मनोरंजन का आनंद लेते हैं। रॉक गार्डन के फेज 2 में सजता है संगीत दरबार। पत्थरों से बने इस खूबसूरत और तराशे हुए वाद्य यंत्रों से सजे इस संगीत दरबार की हर एक कलाकृति नेकचंद ने अपने हाथों से तराशी है। करीब 5000 छोटी बड़ी कलाकृतियां यहाँ हैं, जो कंक्रीट पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर बनाई गई हैं। तीसरे फेज में बसा है चौगान, जहाँ तीज के झूले हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था रानियों और महिलाओं के त्योहार मनाने के लिए एक जगह तैयार करना। महल की रानियों के लिए ताल बने हैं, जिनमें वे सखियों के साथ पानी में अटखेलियां करती हैं। हर साल तीज के मौके पर यहाँ झूलों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। महिलाएं विशेष वेशभूषा में यहाँ आकर झूलों का आनंद लेती हैं। यहाँ आने वाले हर एक शख्स की तरह हम भी हैरान हैं नेकचंद के सपनों का ये संसार देखकर। हमें भी लगता है कि किसी दिन ये मूर्तियां, ये कलाकृतियां जाग उठेंगी और आने वाली पीढ़ियों को खुद का और इस संसार को गढ़ने वाले नेकचंद का इतिहास खुद बताएंगी अपनी जुबानी।